गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कंप्लेंट क्या होती है, डीम्ड कंप्लेंट क्या होती है, सेक्शन 191A में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कैसे लेता है किसी कंप्लेंट का, और उसके बाद फिर अगर पुलिस ऑफिसर किसी केस का FIR नहीं दर्ज करता है, NCR दर्ज नहीं करता है, तो सेक्शन 156 क्लॉज 3 में उसको इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकेगा या फिर FIR दर्ज करने के लिए आदेश दे सकता है। 200 में एग्जामिनेशन आप कंप्लेंट होगा या फिर उसके साथ में अगर कोई विटनेस होता है तो उसका एग्जामिनेशन होता है। 201 में अगर मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं होता है तो जो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट होता है उसको केस हैंड ओवर कर देता है। 202 में पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस है। 203 में है डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर 16 कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मजिस्ट्रेट, जिसमें सेक्शन 204 स्टार्ट करेंगे 210 तक। जितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं हम सबको डिस्कस करेंगे, उनके क्लॉज क्या हैं, सब क्लॉज कैसे हैं, और इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के हैं उन सबको हम लोग बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मोटिवेशनल कोट्स कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता है। देखते हैं सेक्शन 204 इशू ऑफ प्रोसेस। क्लॉज 1 क्या कहता है? इफ इन द ओपिनियन ऑफ ए मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस देयर इज ए सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग्स एंड द केस अपीयर्स टू बी a summons case, he shall issue his summons for the attendance of the accused, or B a warrant case, he may issue a warrant, or if he thinks fit a summons for causing the accused to be brought or to appear or at a certain time before such magistrate, or if he has no jurisdiction himself some other magistrate having jurisdictions। तो इस लेक्चर में देखेंगे कि जब लास्ट सेक्शन में मजिस्ट्रेट कंप्लेंट को डिसमिस नहीं करता है सेक्शन 203 में, और उसको यह लगता है कि देयर इज ए सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग्स, तब वह सम्मन केस है तो सम्मन्स इशू करेगा, या तो वारंट केस है तो या तो सम्मन्स या तो वारंट इशू करेगा। देखिए सेक्शन 204 में इशू ऑफ प्रोसेस करने से पहले मजिस्ट्रेट प्राइमा फेसाई खुद को अंडर सेक्शन 200 ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 202 वह खुद को सेटिस्फाइड करेगा, उसके बाद ही इशू का प्रोसेस करेगा। सेक्शन 200 और 200 का सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट यही है कि मजिस्ट्रेट इस बात को पता करना चाहता है, पता लगाए कि सच में क्या कंप्लेंट में कोई दम है। ऐसा ना हो कि सेक्शन 204 में हम इशू ऑफ प्रोसेस कर दें और कोई ठोस केस ना हो, कोई केस ना बन रहा हो, वहाँ पर अक्यूज्ड को सिर्फ अननेसेसरी उसको या तो हरास करेंगे या तो उसकी हम लिबर्टी कर्टेल करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक केस देखते हैं, KM मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1991। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि 204 सम्मन या वारंट ऑर्डर इशू किया गया है तो उसे मजिस्ट्रेट को उसको रिव्यू करने का हक नहीं है, हक है, किंतु इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ओवर रूल कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अदालत प्रसाद वर्सेस रूपलाल जिंदर 2004 का केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि सेक्शन 204 में इशू ऑफ प्रोसेस किया जाना कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं है। सेम कोर्ट ना तो रिव्यू करेगा और ना ही रिकॉल कर सकेगा, सिर्फ 482 में हाई कोर्ट इनहेरेंट पावर का यूज कर सकेगा। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 204 का क्लॉज 2 इशू ऑफ प्रोसेस पर रिस्ट्रिक्शन जो कि इम्पोज करता है। ठीक है, तो सेक्शन 204 का क्लॉज 2 क्या कहता है? No summons or warrant shall be issued against the accused under subsection 1 until a list of the prosecution witness has been filed। 204(2) कहता है कि जब तक प्रोसिक्यूशन विटनेस की लिस्ट फाइल नहीं कर दी जाती है तब तक ना तो सम्मन्स इशू होगा और ना ही वारंट। इससे अक्यूज्ड पर्सन को अपना डिफेंस प्रिपेयर करने में आसानी होती है। चलिए सेक्शन 204 का क्लॉज 3 क्या कहता है? 204 क्लॉज 3 कहता है इन ए प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड अपॉन ए कंप्लेंट मेड इन राइटिंग एवरी सम्मन्स और वारंट इश्यूड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी अकम्पनीड बाई ए कॉपी ऑफ सच कंप्लेंट। 204(3) कहता है कि जब सम्मन्स या वारंट इशू किया जाएगा उसके साथ ये कंप्लेंट की एक कॉपी भी इसको लगाई जाएगी। हालांकि ये कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप सम्मन्स या वारंट इशू करते हैं तो साथ में एक कंप्लेंट की कॉपी दी जाती है। और सेक्शन 204 का
क्लॉज 4 है कि अगर कोई प्रोसेस फीस वगैरह है तो फीस वगैरह जब तक नहीं डिपॉजिट करेंगे तब तक केस आगे प्रोसेस नहीं करेगा या फिर कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया जाएगा। क्लॉज 5 है कि यह जो प्रोविजन है वो सेक्शन 87 को अफेक्ट नहीं करेगा। सेक्शन 87 क्या है? तो 87 कहता है कि सम्मन्स के स्थान पे वारंट जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए 205 हम लोग सेक्शन 205 देखते हैं। सेक्शन 205 कहता है कि मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड। इस सेक्शन के थ्रू मजिस्ट्रेट जब कोई सम्मन्स इशू करता है वहां पर उस व्यक्ति को पर्सनली कोर्ट में अपीयर होने की छूट दे सकता है। बेसिकली सेक्शन 205 यही है कि वहां पर वो उसको एक अथॉरिटी देता है, एक वो राइट देता है कि वो पर्सनली अगर कोर्ट में ना आना चाहे तो वो ना आए, वो अपने प्लीडर के थ्रू भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 206 स्पेशल सम्मन्स इन केस ऑफ पेटी ऑफेंसेज। तो सेक्शन 206 में पेटी ऑफेंस के लिए स्पेशल सम्मन्स का प्रावधान किया गया है। पेटी ऑफेंस क्या होते हैं? तो पेटी ऑफेंस सेक्शन 206 का क्लॉज 2 बताता है कि पेटी ऑफेंसेज कौन कौन से होते हैं। तो ऐसे ऑफेंसेज जिसका पनिशमेंट 1000 रुपये से कम हो, किंतु ऐसे ऑफेंस जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में पनिशेबल हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो सेक्शन 206 मजिस्ट्रेट एक्यूज से ये कहता है कि अगर गिल्टी प्लीड करोगे तो फाइन भर दीजिए और बात को यहीं पर खत्म करते हैं, या फिर सेक्शन 260 में समरली डिस्पोज किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 206 का क्लॉज 3 क्या कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट को एम्पावर करें कि सेक्शन 320 में जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट 3 मंथ तक या फाइन हो, तो उस केस में वह सिर्फ फाइन इम्पोज करके केस को खत्म कर सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेक्शन 207 क्या कहता है? सप्लाई टू द एक्यूज्ड पर्सन कॉपीज ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट। तो जब प्रोसीडिंग पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट हुआ है वहां पर मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को एफआईआर की कॉपी हो गया, यदि कोई स्टेटमेंट है सेक्शन 161 का, या फिर कन्फेशन है, स्टेटमेंट है 164 का, पुलिस रिपोर्ट की कॉपी कोई है, तो सारे डॉक्यूमेंट वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक्यूज्ड को प्रोवाइड कराएगा। लेकिन यहाँ पर एक सेक्शन 173 क्लॉज 6 में ये भी प्रावधान किया गया कि अगर पुलिस चाहे, पुलिस अगर मना भी कर सकती है कि साहब ये चीज़ें हम उसको दे नहीं सकते हैं, तो ये कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है कि नहीं आपको देना अनिवार्य है। पुलिस चाहे तो उसको मना कर सकता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब चलिए सेक्शन हम लोग देखते हैं 208 क्या कहता है? तो सप्लाई ऑफ कॉपीज वेयर प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, सेक्शन 208। अब अगर मान लीजिए केस पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट की जाती है तो वहाँ पर एफआईआर की कॉपी हो गया, सेक्शन 161 में जो स्टेटमेंट होता है उसको रिकॉर्ड करता है, उसको अक्यूज को देगा, 164 में जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है वो प्रोवाइड कराएगा। बट अगर मान लो कि अगर केस कंप्लेंट केस है वहाँ पर तो ना तो कोई एफआईआर की कॉपी है ना अदर डॉक्यूमेंट है, तो वहाँ पर अक्यूज क्या करेगा वो? तो सेक्शन 208 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को सेक्शन 200 में जो एग्जामिनेशन किया है कंप्लेनेंट और उसके विटनेसेस का तो उसकी कॉपी देगा, और यदि कोई स्टेटमेंट कन्फेशन है तो उसको भी प्रोवाइड कराएगा। अब बेसिकली होता क्या है कि अब कंप्लेंट केस अगर एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय द मजिस्ट्रेट है तो वहाँ पर ऑफेंसेज अक्सर ग्रीवियस होते हैं, तो वहाँ पर अक्यूज को डिफेंस प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सेक्शन 209 कमिटमेंट ऑफ केसेस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय इट। सेक्शन 191A में जो मजिस्ट्रेट बेसिकली कॉग्निजेंस लेता है वह या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का होता है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का होता है, यदि इसको सीजीएम एम्पावर कर देता है। अब सेक्शन 200 और 202 में एग्जामिनेशन या फिर इंक्वायरी या पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चलता है मजिस्ट्रेट को कि यह केस कॉम्पिटेंट नहीं है, वह इस केस में वह खुद को कॉम्पिटेंट नहीं पाता और ट्रायल करने को दिस केस इज, और उसको ये लगता है कि ये जो केस है ना ये एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तब वहां पर वो क्या करेगा? तो सेक्शन 209 ए क्या कहता है
commit after complying with the provision of section 207 or section 208 the case to the court of session and subject to the provisions relating to the bail, remand the accused to custody until such commitment has been made। तो उस केस को सेक्शन 207 और 208 कंप्लाई करने के बाद कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर देगा, और यदि बेल है तो बेल दे सकता है या फिर रिमांड पर उसको रख सकता है। सेक्शन 209 का क्लॉज भी क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन रिलेटिंग टू बेल, रिमांड द अक्यूज्ड टू कस्टडी ड्यूरिंग एंड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। अब बेल है तो बेल दे सकता है या रिमांड पर रख सकता है जब तक ट्रायल पूरी नहीं की जाती है। बेसिकली बी यही कहता है। ठीक है, अब सी देखते हैं। सेंड टू द that court the record of the case and the document and article if any which are to be produced in evidence। सी कहता है कोर्ट ऑफ सेशन को जो भी डॉक्यूमेंट होगी वह उसे भेज दी जाएगी। ठीक है, अब सेक्शन 209 डी क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिफाई करेगा कि केस अब कोर्ट ऑफ सेशन को सौंप दिया गया है। अब आगे की कार्यवाही जो होगी वो कहाँ होगी? तो कोर्ट ऑफ सेशन में होगी। फ्रॉम सेक्शन जो कि डील करता है सेक्शन 225 से 237 तक सेशन ट्रायल। ठीक है, अब एक जैसे ही अब सेक्शन 209 लागू होगा वैसे ही अब ये मान लिया जाएगा कि अब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है, कोर्ट ऑफ सेशन को केस कमिट कर दिया गया है और अब ट्रायल शुरू हो चुकी है। अब से अगर अक्यूज्ड को कस्टडी में रखा जाएगा तो उसे रिमांड ऑफ द अक्यूज्ड इन द कस्टडी बाय ए वारंट अंडर सेक्शन 209 कहा जाएगा। बात समझ में आई? अब एक अंतिम पॉइंट मैं आपको इसमें डिस्कस कर देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सेक्शन 209 में केस कोर्ट ऑफ ट्रायल को कमिट किया। अब ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन गया। अब कोर्ट ऑफ सेशन में मजिस्ट्रेट ने उसको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और इंक्वायरी करने के बाद उसको अब ये पता चलता है कि तो जो केस हमको कमिट करके मिला है वो तो कोर्ट ऑफ सेशन में ट्राइबल है ही नहीं है, वो तो दूसरे किसी कोर्ट में ट्राइबल है। तो सेक्शन 228 में वह चार्ज को फ्रेम करके जिस कोर्ट में ट्राइबल होगा उसे ट्रांसफ़र कर देगा और जिस कोर्ट को ट्रांसफ़र करेगा वह मजिस्ट्रेट उस केस को एज ए ट्रायल ऑफ ए वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट ट्राई करेगा। बात समझ में कि सेक्शन 209 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अक्सर एग्जाम में ये पीटी में भी एग्जाम में पूछा जाता है और मेंस के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब आप ट्रायल पढ़ेंगे कोर्ट ऑफ सेशन में तो आपको 209 का कंप्लायंस आपको लिखना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे 209 लिखेंगे तो। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं सेक्शन 210। प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज ए कंप्लेंट केस एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम ऑफेंस। तो अब मान लीजिए कि जब एक ही केस पर दो कार्यवाही चल रही हैं तो वहां पर क्या प्रोसीजर होगा। बेसिकली सेक्शन 210 ये डील करता है कि एक केस है उस पर कार्यवाहियां दो चल रही हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि केस मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रायल में चल रहा है और उसी केस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, तो वहां पर कौन सी कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी। तो सेक्शन 210 हमको बेसिकली यही गाइड करता है। 210(1) क्या कहता है कि when in a case instituted otherwise than on a police report hereinafter referred to as a complaint case, it is made to appear to the magistrate during the course of the inquiry or trial held by him that an investigation by the police is in progress in relation to the offence which is the subject matter of the inquiry or trial held by him. The magistrate shall stay the proceeding of such inquiry or trial and call for report on the matter from the police officer conducting the investigation। 210(1) बेसिकली कहता है कि ऐसी सिचुएशन में मजिस्ट्रेट अपनी कार्रवाई को रोक देगा और पुलिस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके उसकी प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर दी जाएगी। क्लॉज 2 क्या कहता है कि इफ ए रिपोर्ट इज मेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 173 एंड ऑन सच रिपोर्ट कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस इज टेकन बाय द मजिस्ट्रेट अगेंस्ट एनी पर्सन who is an accused in the complaint case, the magistrate shall inquire into or try together the complaint case and the case arising out of the police report as if both the cases were instituted on a police report। दो क्या कहता है समझते हैं। अगर मजिस्ट्रेट के इंक्वायरी के दौरान इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सेक्शन 173 के द्वारा अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाता है तो वैसी स्थिति में केस को ऐसी
स्टार्ट किया जाएगा मानो वह पुलिस कंप्लेंट ही है, ना कि मतलब मजिस्ट्रेट में जो कंप्लेंट थी वो है। ये माना जाएगा कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही वही केस उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा सीधा। क्लॉज 3 क्या कहता है? इफ द पुलिस रिपोर्ट डज नॉट रिलेट टू एनी अक्यूज्ड इन द कंप्लेंट केस और इफ द मजिस्ट्रेट डज नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस on the police report, he shall proceed with the inquiry or trial which was stayed by him in accordance with the provisions of this code। 210 का क्लॉज 3 कहता है अब सब सेक्शन 1 में मजिस्ट्रेट ने कहा है कि हम पुलिस रिपोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कोई अक्यूज जो कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में था या किसी केस का कॉग्निजेंस पुलिस रिपोर्ट में नहीं है, बट मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में था, तो मजिस्ट्रेट अपनी ही इंक्वायरी पर केस को चलाएगा, ना कि पुलिस रिपोर्ट के। बात समझ में आई कि अब पुलिस मजिस्ट्रेट बेसिकली सेक्शन 210(1) में कहा था कि अगर इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब 210(3) में देखता है कि मतलब कुछ ऐसे ऑफेंस हैं या फिर कुछ ऐसे अक्यूज्ड हैं जिनका नाम पुलिस इन्वेस्टिगेशन या पुलिस रिपोर्ट में नहीं है, तो वहाँ पर क्या करेगा? तो 210(1) में जो अपनी प्रोसीडिंग्स ट्रायल कर रहा था, तो जो उसके ऑफेंस हैं या फिर जो उसके अक्यूज्ड हैं उन सबको अगर वो पुलिस रिपोर्ट में नहीं पाता है तो वो जो कार्रवाई करेगा वो तो ना कि पुलिस रिपोर्ट में ना करने के बजाय वो मजिस्ट्रेट जो कार्रवाई कर रहा था उसी के अकॉर्डिंग करेगा वो। खूब मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग जल्दी ही फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस वगैरह डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।